नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के 10वें सप्ताह में आपका स्वागत है। यह सप्ताह विसर्ग संधि को समर्पित सप्ताह है, अर्थात इस एक सप्ताह में हम विसर्ग संधि के विषय को लेकर चर्चा करेंगे। अतः यह सप्ताह संपूर्ण रूप से लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर जो विसर्ग संधि के सूत्र हैं उनको लेकर के रखा गया है और इनके अंतर्गत अर्थात इनमें आने वाले सूत्रों के अंतर्गत जहाँ जहाँ कुछ गूढ़ विषय भी होंगे या शास्त्रीय विषय होंगे उनका भी थोड़ा परिचय लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यदि हम इस सप्ताह के विषय को देखें तो स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा कि इस सप्ताह व्याख्यान संख्या 49 से लेकर व्याख्यान संख्या 54 तक अर्थात इस सप्ताह में 6 व्याख्यान होंगे, जिसमें पहला व्याख्यान सकार और विसर्ग को लेकर के है। उसके बाद दूसरा व्याख्यान शिवोर्चः और शिवोवन्देह की सिद्धि एवं इसके अंतर्गत आने वाले सूत्रों को लेकर के होगी। तीसरा व्याख्यान भो भगो अघो अपूर्व सयोषी सूत्र के व्याख्या को लेकर के होगा तथा जो चौथा व्याख्यान है वो रोसुपी सूत्र को लेकर के होगा। इसके साथ पांचवा व्याख्यान रोरि एवं ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः सूत्र को लेकर के हम बात करेंगे और जो अंतिम व्याख्यान होगा इस सप्ताह का उसमें मनोरथ की सिद्धि के साथ विप्रतिषेधे परम कार्यम और सुलोप का जो सूत्र है एतत् तदोह सुलोपोरणय समासे हलि इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। अर्थात इस पूरे सप्ताह में हम व्यंजन संधि को समर्पित विषय को लेकर के ही चलेंगे। और आपने जब स्लाइड देखा होगा तो आपको लगा होगा कि कुछ सूत्र के लिए संपूर्ण एक व्याख्यान क्यों, जैसे रोसुपी, भो भगो अघो अपूर्व सयोषी इत्यादि सूत्रों को एक एक व्याख्यान क्यों दिया गया। तो उस व्याख्यान का जब प्रसंग आएगा तो वहां पर हम इस विषय को देखेंगे, क्योंकि वहां पर केवल प्रारंभिक विषय ही नहीं अपितु कुछ शास्त्रीय विषय को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। अस्तु, तो इसी के साथ जो व्याख्यान संख्या 49 है उसको प्रारंभ करते हैं। जो 49वां व्याख्यान है अर्थात जो आज का व्याख्यान है इसमें सकार एवं विसर्ग, वस्तुतः इसे सत्व एवं विसर्ग भी कह सकते हैं, किंतु सकार का आदेश होता है इसलिए सकार एवं विसर्ग। तो इसका पाठ्य विषय यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि विसर्जनीय सह सूत्र को हम देखेंगे व्याख्या के साथ एवं उसके उदाहरण के साथ, उसके साथ ही इसका अभ्यास भी करेंगे। उसके बाद संपुम का नाम से वक्तव्य वार्तिक को एक बार पुनः देख लेंगे और ये बाध्यबाधक भाव के साथ किस तरह से संयुक्त होता है इसको भी देखेंगे। इसके बाद वाशरी सूत्र के व्याख्या उदाहरण एवं अभ्यास के साथ आज के व्याख्यान को संपन्न करेंगे। परंतु आज का व्याख्यान प्रारंभ करें उससे पहले एक विषय समझने की बात है। वो विषय ये है कि विसर्जनीय सह यह जो सूत्र है यह प्रकरण के अनुसार 2 बार आता है, अर्थात व्यंजन संधि में भी इसकी प्रवृत्ति हम देखते हैं और उसके साथ ही साथ विसर्ग संधि में भी, अपितु विसर्ग संधि का प्रथम सूत्र, विसर्ग संधि का जो प्रकरण है लघु सिद्धांत कौमुदी में उसका प्रथम सूत्र है विसर्जनीय सह, अर्थात यह सूत्र 2 बार आता है, एक तो व्यंजन संधि के प्रसंग में और एक विसर्ग संधि के प्रारंभ में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी प्रवृत्ति विसर्ग को लेकर के है और व्यंजन के आदेश को लेकर के है, इसीलिए यह 2 प्रकार से अर्थात व्यंजन संधि में और विसर्ग संधि में समान रूप से कार्य करते हुए दिखता है। इसीलिए इसकी 2 बार प्रवृत्ति हमको देखने को मिलती है और इसीलिए इस कक्षा में भी विसर्जनीय से सह सूत्र की व्याख्या को हम पुनः देखेंगे। यद्यपि आप इससे पहले देख चुके हैं और कुछ समय पहले ही आपने देखा है, किंतु तथापि आप अपने अभ्यास को पुनः पुष्ट करते हुए इस विषय को समझेंगे तथा वाशरी के साथ इसका क्या संपर्क है इसको लेकर बात करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं विसर्जनीय से सह। विसर्जनीय से सह सूत्र को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि यहां पर 2 शर्तें हैं, विसर्ग और खर, अर्थात स्थानिक रूप में विसर्ग होना चाहिए, निमित्त के रूप में खर प्रत्याहार आना चाहिए। और अगर खर प्रत्याहार आ जाता है विसर्ग के बाद तो उस विसर्ग का स आदेश हो जाता है, तो इसे हम सत्व संधि भी कह सकते हैं। यद्यपि सत्व संधि के नाम से इसका प्रसंग नहीं है, किंतु स आदेश करने के कारण इसकी प्रवृत्ति कहाँ से हुई, तो अगर हम बात करें तो जैसे हमने श्चुत्व संधि देखा था, श्चु बनाने वाला, ष्टु बनाने वाला, जश बनाने वाला, चर बनाने वाला,
उसी प्रकार से ये स बनाने वाला तो सत्व संधि। तो अपने समझने की सुविधा के लिए हम विसर्जनीय से स को सत्व संधि विधायक सूत्र भी कह सकते हैं। यदि कोई पूछे तो उसकी व्याख्या इस प्रकार से हम दे सकते हैं। अस्तु, तो यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए, खर प्रत्याहार के वर्ण की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि ख, फ, छ, ठ, थ, क, प, श, श, स, अर्थात खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग का प्रथम, द्वितीय एवं तीनों प्रकार के श, स, श आते हैं। अर्थात सार रूप में अगर हम बात करें तो वर्ग का प्रथम, द्वितीय और श ये आते हैं। और इसी प्रसंग में विसर्जनीय से सह की प्रवृत्ति होती है। तो हम अगर पुनः स्लाइड पे ध्यान दें तो हम पाएंगे कि विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आ जाए, 1, 2 दो शर्तें। अब देखिए, विष्णु त्राता विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ण आ जाए, त्राता में त, र और अ हो गया त्र, अर्थात यहां पर जो त है वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई, अर्थात विसर्ग भी आ गया और खर प्रत्याहार का वर्ण भी आ गया। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई और दोनों शर्तें पूरी होने के कारण विसर्ग को स आदेश हो जाएगा, दंत्य स। तो विसर्ग को दंत्य स आदेश हो गया, बन गया विष्णुस्त्राता। इस प्रकार से विष्णुस्त्राता रूप यहां पर बन जाता है। तो विसर्जनीय से सह के द्वारा विष्णुस्त्राता बन गया। और उसके बाद अगर हम इसका अभ्यास देखें तो उसका अभ्यास विस्तृत है। अब अभ्यास पर जाने से पहले विसर्जनीय से सह सूत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसका अगर हम छोटा सा प्रयोग देखें तो वस्तुतः विसर्जनीय से सह यह जो सूत्र है यह अपने साथ कई अन्य संधियों को भी आमंत्रित करता है। अर्थात प्रायः हम देखेंगे कि जब भी यह वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण के साथ आ रहा है तो अन्य अन्य संधियों के लिए भी यह स्थान निर्माण करता है। और इस विषय को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। और प्रायशः इसकी जो प्रीति है वो च्युत्व संधि के साथ दिखती है। इसी विषय को अभ्यास के माध्यम से पुष्ट करते हैं। किंतु उससे पहले ध्यान देंगे कि इतना विस्तार हम लोगों ने इससे पूर्व के विसर्जनीय से सह की व्याख्या में नहीं किया था। अभी करने के पीछे कारण यह है कि व्यंजन संधि को पढ़ने के बाद मुझे दृढ़ विश्वास है कि व्यंजन संधि के प्रसंग आपकी स्मृति में होंगे। तो किस प्रकार से इस व्यंजन संधि को यहां पर मिलाया गया है, मोल्ड किया गया है, इसको हम यहां पर देखना प्रारंभ करेंगे। तो अब अभ्यास के स्लाइड पे अगर हम पुनः वापस जाएं तो हम पाएंगे कि रामः चलति। अब देखिए, रामः विसर्ग आ गया, चलति खर प्रत्याहार का वर्ण आ गया। देखिए, रामः और चलति दोनों शर्तें पूरी हो गई, रामः और चलति दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो यहां क्या होगा, यहां विसर्ग को स आदेश हो जाएगा। यहां विसर्ग को देखिए, विसर्ग को स आदेश हो जाएगा। तो विसर्ग को स आदेश हो जाएगा। होने के बाद रामः चलति बन जाएगा रामस और चलति। अब यहां पर ध्यान दें तो ये जो स और च हमको प्राप्त हुआ, अर्थात रामस चलति, ये जो हमको मिला, अब यहां पर च्युत्व संधि का प्रसंग आ जाता है, क्योंकि स के बाद च वर्ग आ गया। तो इस स को हम आदेश कर देंगे तालव्यश, तो बन जाएगा रामश चलति बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम रामः च कहें तो रामश्च ये हमको मिल जाएगा। वस्तुतः ये विसर्जनीय से स के द्वारा जो सत्व प्राप्त होता है यह एक ऐसा प्रसंग है जिसका विवरण हमें संस्कृत के ग्रंथों में बहुतायत में प्राप्त होता है। और जब हम अनुवाद का अभ्यास करेंगे तब भी विसर्जनीय से सह का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि रमेशः सुरेशः च गच्छतः, रमेश और सुरेश जा रहे हैं, तो हम जब अनुवाद का अभ्यास करते हैं तो रमेशः सुरेशः ऐसे कहते हैं। किंतु अब ध्यान दीजिए, रमेशः सुरेशः च, तो सुरेशः च, सुरेशः विसर्ग, च खर में आ गया, तो उस सुरेशा का जो विसर्ग है उससे स कर देंगे, दंत्य स।
दंत्य स का फिर तालव्य श हो जाएगा और सुरेशश्च बन जाएगा, जैसे अभी रामश्च बना था। मुझे आशा है कि आपके साथ उत्तर पुस्तिका होगी, क्योंकि हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी हम व्याख्यान को लेकर बात करते हैं तो आपके हाथ में कॉपी और पेन होनी चाहिए, जिससे कि आप उसका अभ्यास करते रहें। इसीलिए व्याख्यान में जब बात होती है तो उस समय ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिनको आप अपने कॉपी में नोट करके उसके द्वारा अपने अभ्यास को पुष्ट करेंगे। रामश्च को हमने अभी इस सिद्धि को हमने स्लाइड के माध्यम से देखा, और सुरेशश्च को हमने अभी बात के माध्यम से देखा। और सुरेशः रमेशः च हो जाए तो रमेशश्च बन जाएगा, बालकः च बालकश्च बन जाएगा। तो इनकी सिद्धि आपको करके देखनी चाहिए, उससे आपका अभ्यास और पुष्ट होगा। अब पुनः स्लाइड में वापस आते हैं। निश्चलम, अब निश्चलम में देखिए निश्चलम बन जाएगा निश्चलम। इसी प्रकार से निश्चल शब्द जो हमको प्राप्त होता है यह भी इसी प्रकार से है। निश्चल, फिर निह का हो गया स का हो गया तालव्य श, बन गया निश्चल। तो निश्चल में भी विसर्जन से सह के द्वारा पहले सकार अर्थात दंत स का आदेश होता है, फिर उसके बाद वो तालव्य श में बदल के निश्चल बन जाता है। इसी प्रकार से धनुः टंकार, अभी धनुः टंकार का धनुष टंकार और धनुष टंकार बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए धनुष और टंकार, अब ये धनुष में जो स हो गया इस स को हम मूर्धन्य श कर देंगे तो बन जाएगा धनुष टंकार, धनुष टंकार, ऐसे इस प्रकार से बन जाएगा। अर्थात यहाँ पे ष्टुत्व संधि आ गई। तो जैसा हम लोगों ने बात की थी कि इसका प्रसंग ष्टुत्व और ष्टुत्व के साथ बहुत दिखता है, इसीलिए यह सूत्र प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ अभ्यास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है, क्योंकि यह सूत्र एक प्लेटफॉर्म या एक आधार बनाता है जिसके ऊपर ष्टुत्व या ष्टुत्व संधि का प्रायः हमको उल्लेख देखने को मिलता है। और इसके अलावा बाकी रूप तो इसके बनते ही हैं। जैसे कि स्लाइड पर अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि जैसे निस्संदेह, देखें निस्संदेह, तो निस्संदेह में विसर्जनीय से सह के द्वारा स हुआ है। नमःकारः, नमस्कारः, यहां पर भी विसर्जनीय से सह के द्वारा स आदेश हुआ है। मोटा मोटी अगर हम एक फॉर्मूले की द्वारा बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि विसर्ग के बाद अगर वर्ग का प्रथम और द्वितीय मिल जाता है और शर मिल जाता है तो यहाँ पर स आदेश होता है विसर्जनीय से स सूत्र के द्वारा। मतलब मोटा मोटी विसर्ग के बाद वर्ग का प्रथम या वर्ग का द्वितीय अगर आ जाए और कौन सी संधि है या किस सूत्र से संधि हुई है तो विसर्जनीय से सह, एक फॉर्मूले की तरह है। जैसे हम लोगों ने देखा था व्यंजन संधि में चरत्व संधि और जश्त्व संधि। चरत्व संधि मतलब वर्ग का पहला, जश्त्व मतलब वर्ग का तीसरा। उसी तरीके से विसर्ग के बाद वर्ग का पहला या वर्ग का दूसरा मतलब विसर्जनीय से सह, और अगर स आ गया तो फिर स बना के काम कर लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए नमस्कारः, निस्संदेहः, ये सभी विसर्जनीय से स के द्वारा बने हैं। इतना प्रसिद्ध यह श्लोक है जिसके बारे में जो संस्कृत नहीं जानता वो भी जानता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यहाँ पर ये जो विषय मिला इसमें देखिए बंधुश्च, ये जो बंधुश्च यहाँ पे सत्व संधि हुई है विसर्जनीय से। ये जो बंधुश्च, ये जो बंधुश्च मिला यहाँ पर बंधुच, यहाँ पर सत्व संधि हुई है इसी विसर्जनीय से सह सूत्र के द्वारा। तो बंधुश्च, रामश्च, बालकश्च, मित्रश्च, यहाँ मित्र मतलब सूर्य मित्रः, मित्रश्च, अंकश्च, अंगश्च इत्यादि जितने भी प्रसंग हमको दिख रहे हैं इन सभी प्रसंगों में विसर्ग, विसर्ग को स आदेश और उसके बाद अगर स्थान मिला तो ष्टुत्व संधि का विधान। इसका कभी कभी उल्टा भी आता है, अंगश्च, इसको तोड़िए तो क्या बनेगा, तो अंगः च, अंगश्च क्या बनेगा, तो अंगः च से अंगश्च फिर अंगश्च बना है। तो इस प्रकार से यह दोनों तरह से पूर्व पर दोनों तो प्रकार से यह विसर्जनीय से सह अपने सूत्र के द्वारा संस्कृत जगत में शब्दों के
संधियों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अब इसी के साथ कुछ विषय समझने के लिए है कि इस विसर्जनीय स सूत्र में बाध्य बाधक भाव भी हमें दृष्टिगत होता है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम चर्चा पुनः करेंगे। तो स्लाइड के माध्यम से इसका बाध्य बाधक भाव हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये सारे के सारे विषय प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ यदि आप साक्षात्कार इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कुप्पोह का पहुंचा, ये जो सूत्र है यह सूत्र विकल्प से विसर्जनीय से सह का बाध करता है। विकल्प से, जैसे रामः करोति, रामक करोति, ये ऐसे हो जाता है। जीवा मूल्य का आदेश होता है। उसी प्रकार से प फॉर एन पर उपधमानीय आदेश, इस विषय को हम देख चुके हैं। रामः पश्यति, राम पश्यति। तो यहाँ पर विकल्प से कुप्पोह का पहुंचा विसर्जनीय से सह का बाध कर देता है। इसी प्रकार से वाशरी, ये भी विकल्प से बाध कर देता है विसर्जनीय से सह का। इसी प्रकार से शर्पर विसर्जनीय, ये जो है ये नित्य बाध करता है। ये क्या कहता है कि शर बाद में रहने का सकार आदेश का बाध होकर के विसर्ग ही रहता है, अर्थात कहत सरुहु, अर्थात कुप्पुह कपौच और वाशरी, ये जो दो सूत्र हैं ये विकल्प से बाध करते हैं। तो शर्परे विसर्जनीय यह नित्य बाध करता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो तीन सूत्र मिल गए हमको जो विसर्जनीय से सह का बाध कर रहे हैं। दो विकल्प से, एक नित्य। विकल्प से कौन कौन? तो कुप्पोह कपौचा और वाशरी। नित्य कौन? शर्परे विसर्जनीय। अस्तु, इसके बाद अब हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे वार्तिक संपुम का नाम स्व वक्तव्य। यह भी एक विशेष स्थिति को प्रदान करता है। यद्यपि यह जो वार्तिक है यह हमारे 3-4 व्याख्यानों में आ चुका है और बारंबार आ चुका है, तो यह आपको स्पष्ट होगा। इसीलिए विहगावलोकन की तरह इसको तुरंत देख करके हम आगे के प्रसंग में आगे बढ़ेंगे। संपुम का नाम सो वक्तव्य वार्तिक, यह संपुम और कान के म और न को स आदेश कर देता है और इस प्रकार से संस्कर्ता कांस कान पुंस कोकिल इत्यादि की सिद्धि हमको प्राप्त हो जाती है। इन विषयों को हम पहले ही देख चुके हैं, तो बस इस विषय को यहाँ पर देख करके हम आगे बढ़ते हुए सीधे पहुँचेंगे वाशरी सूत्र के पास। हमने अभी बाध्यबाधक भाव में सुना था वाशरी, अर्थात वाशरी विकल्प का विधान करते हुए विसर्जनीय से सह का बाध करता है। तो वाशरी क्या कहता है? अनुवर्तन के साथ अगर हम उसका अर्थ देखें तो हम पाएंगे कि विसर्ग के बाद अगर शर आ जाए तो विसर्ग जैसा है वैसा ही रह सकता है, हम वैसा ही छोड़ सकते हैं। यानी इससे पहले हमने क्या देखा था कि विसर्ग के बाद अगर खर आ जाए तो विसर्ग को स आदेश कर देते हैं, परंतु अब क्या हो गया कि विसर्ग के बाद अगर वर्ग का पहला और दूसरा आ जाए तो नित्य स हो जाएगा, वो कुप्पो कपोचो को छोड़ दीजिए तो, और बाकी अगर शर आ जाए तो हम यहाँ पर संधि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर हम स का विधान कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर सार ये हुआ कि विसर्ग के बाद अगर शर आ जाए, यानी विसर्ग के बाद अगर तीनों प्रकार के श आ जाएं, तो यहाँ पर जैसी स्थिति है वैसे ही रह सकती है। जैसे हरि शेते, हरि विसर्ग आ गया, शेते शर में आता है, तो वाशरी के द्वारा जैसा है वैसा ही छोड़ सकते हैं चाहे तो। मतलब वा के द्वारा पता चल गया कि ये विकल्प सूत्र है, वाशरी में वा नाम से पता चल गया। हमने बात की थी इससे पहले कि किसी भी सूत्र में अगर वा विभाषा या अन्यतरस्याम का प्रयोग हो जाए तो वह विकल्प से विधान करता है। इसी प्रकार से वाशरी विकल्प से विधान करता है। तो वाशरी क्या कहता है? पुनः सुनिए, विसर्ग के बाद अगर शर आ जाए, अर्थात विसर्ग के बाद अगर तीनों प्रकार के श में से कोई भी आ जाए तो जैसी स्थिति वैसी छोड़ सकते हैं हम, और चूंकि विकल्प है इसलिए चाहें तो विसर्जनीय से स के द्वारा स भी ला सकते हैं। तो विकल्प से विसर्जनीय से स को रोक देता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ध्यान दे तो पुनः स्लाइड पे देखेंगे, हर ही शेते विसर्ग शर, विसर्ग शर, दोनों शर्तें पूरी हो गई। हर ही शेते, तो जैसा था वैसा ही रह गया, यथावत हो गया। किंतु यदि आपकी इच्छा है कि नहीं हरि ही शेते,
विकल्प वाला वा शरी हम लेकर नहीं चलेंगे। तो हरि शेते में विसर्ग को कर दीजिए स, विसर्जनी से स के द्वारा, फिर इसके बाद हो जाएगा हरिस और शेते, फिर हरिस और शेते, यहाँ पुनः च्युत संधि आ जाएगी जैसा कि हमने इससे पहले देखा है, तो बन जाएगा हरिष्येते। अर्थात वा शरी के कारण हमें दो रूप मिल जाते हैं, हरिष्येते और हरिष्येते। इसका अभ्यास अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि च्युत संधि जो व्यंजन संधि प्रकरण का प्रथम सूत्र है, च्युत संधि विधायक सूत्र स्तोः चुनाश्चुः, इसका जो प्रथम उदाहरण था वो था रामश्येते। तो रामश्येते कहाँ से आया? रामः शेते से आया, और रामः शेते को इसी विसर्जनी से सह के द्वारा रामस आदेश हो गया, रामस शेते, फिर च्युत संधि लगा के हमने इसको रामश्येते बनाया था। अर्थात विसर्जनी से सह च्युत संधि से पहले से ही जुड़ा हुआ है। यहां तक कि हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी में भी जो रामश्येते उदाहरण दिया है आचार्य वरदराज ने च्युत संधि के प्रसंग में, वो भी विसर्जनी से सह के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। इसी के साथ विसर्जनी से सह का प्रसंग यहां संपूर्ण होता है। आप आज के व्याख्यान के विषय को अवगाहन करते हुए आगे के व्याख्यान के लिए अपने आप को प्रस्तुत रखेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।